नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीषा चौरड़िया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ में हिंदी के एसोसिएट प्रोफेसर और कार्यवाहक प्राचार्य हूँ। आज हम नाटक और रंगमंच के अंतर्गत नाटक की परिभाषा और उसके महत्व को जानेंगे। रचनात्मक अभिव्यक्ति की हैसियत से नाटक का अपना विधान है। प्राचीन काल से नाटक की एक समृद्ध एवं गतिशील परंपरा रही है। इतिहास गवाह है कि समय के साथ साथ बदलती जीवन शैली से हमारे सृजनात्मक संस्कार और सराकोर अछूते न रह सके। अतः आज के नाटकों और सदियों पहले की नाट्य रचना में बहुत फर्क नजर आएगा। ऐसे में नाटक संबंधी चिंतन की भी काल सापेक्षता स्वाभाविक है। इसी संदर्भ में नाटक के मूलभूत तत्वों को देखा जाना चाहिए। नाटक के स्वरूप को स्पष्ट करने की चेष्टा प्राचीन युग से होती आई है। अलग अलग नजरिए से नाटक के प्रमुख तत्व निर्धारित किए जाते रहे। नाट्य तत्वों के आलोचनात्मक अध्ययन द्वारा ही नाटक का विधान समझा जा सकता है। नाटक का शास्त्रीय स्वरूप नाटक के आधारभूत तत्वों की ओर संकेत करता है। नाट्य शास्त्र में संकलित भरत मुनि का कथन, जग्राह पाठ्यम ऋग्वेदात् सामभ्यो गीतमेव च यजुर्वेदादभिनयानृत्सानात् वर्णादपि। ब्रह्मा ने ऋग्वेद से पाठ्य, सामवेद से गीत, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस लेकर नाट्य वेद रचा। कहा जा सकता है कि भरत मुनि ने नाटक के भीतर 4 तत्वों का संयोग देखा: पाठ्य, गीत, अभिनय और रस। अपने देश की इस प्राचीन नाट्य परंपरा के समानांतर पश्चिम का प्राचीन नाट्य चिंतन नाटक को मूलतः 6 तत्वों का सामंजस्य बताता है। तत्कालीन यूनान में प्रचलित नाट्य रूप त्रासदी के अरस्तु द्वारा गिनवाए गए प्रमुख तत्व हैं: कथानक, चरित्र चित्रण, पद रचना, विचार तत्व, दृश्य विधान और गीत। त्रासदी को वास्तविकता का कलात्मक अनुकरण मानने वाले अरस्तु ने कथानक, चरित्र चित्रण और विचार तत्व को अनुकरण का विषय कहा, दृश्य विधान को अनुकरण का माध्यम बताया और पद रचना एवं गीत को अनुकरण की विधि। अरस्तु कथानक को नाट्य रचना के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। भरत मुनि की ही परंपरा में रचित दशरूपक का भी यहाँ उल्लेख किया जाना चाहिए। इस ग्रंथ की रचना आचार्य धनंजय द्वारा 10वीं सदी ईस्वी में की गई। धनंजय लिखते हैं, वस्तु नेता रस्तेषां भेदकः, अर्थात नाटक के भिन्न भिन्न रूपों की बुनियाद है ये 3 तत्व: वस्तु, नेता और रस। वस्तुतः धनंजय के अनुसार इन तीनों के आधार पर ही किसी नाट्य रूप की अन्य नाट्य रूपों से भिन्नता चिन्हित की जा सकती है। वस्तु, नेता और रस को प्रमुख नाट्य रूपों के रूप में देखने की धारणा भी संस्कृत की नाट्य शास्त्रीय परंपरा में प्रचलित रही। गौरतलब है कि नाटक के स्वरूप पर विचार करते हुए भरत मुनि सर्वप्रथम पाठ्य का उल्लेख करते हैं। दरअसल नाटक अथवा किसी भी कथात्मक विधा का पाठ कथात्मक और चरित्र चित्रण के सामंजस्य से ही साकार होता है। कथा विशेष में सक्रिय पात्रों, चरित्रों की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा वस्तुस्थिति का प्रतिबिंब उभरता है। इसी संदर्भ को व्यंजित करने हेतु वस्तु और नेता शब्द भी प्रयोग किए गए। वस्तु से तात्पर्य है नाटक का कथ्य। नाटक के नायक अर्थात केंद्रीय चरित्र को नेता कहा गया। पद रचना से अरस्तु का आशय वह भाषा है जो कि नाटक के पाठ को ठोस रूप प्रदान करे। पाठ का निर्माण भाषा के बिना असंभव है, चाहे पद रचना कहें या भाषा। नाटक के पाठ में इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती।
नाटक की भाषा का अधिकांश पात्रों द्वारा बोले जाने वाले संवादों के रूप में ही प्रकट होता है। नाटक की कथा और कथा से जुड़े पात्रों के जीवन प्रस्तुतिकरण में संवादों की प्रबल भूमिका दिखाई देगी। त्रासदी को अरस्तु ने गंभीर विषयों की अभिव्यक्ति का माध्यम बताया, इसलिए त्रासदी के संदर्भ में विचार तत्व पर बल दिया गया, जिससे कि उसके अंतर्गत सत असत, पाप पुण्य आदि पर विचार किया जा सके। भरत मुनि और अरस्तु दोनों के हवाले से यह पता चलता है कि प्राचीन नाट्य शास्त्रीय चिंतन में गीत गायन को नाटक के संबंध में महत्व दिया जाता था। भारतीय चिंतन की दृष्टि से नाट्य रचना के संदर्भ में रस का सर्वाधिक महत्व रहा है। यह एक दिलचस्प तथ्य है कि रस निष्पत्ति संबंधी काव्य शास्त्रीय अवधारणा की व्युत्पत्ति नाट्य शास्त्र से हुई। भरत मुनि से लेकर अभिनव गुप्त और धनंजय तक ने नाटक के भीतर रस की अखंड सत्ता स्वीकारी है। रस को नाट्य रचना का मुख्य लक्षण ही नहीं, मूल प्रयोजन भी माना गया है। रस निष्पत्ति को स्पष्ट करते हुए भरत मुनि कहते हैं, विभावानुभाव व्याभिचारादि संज्ञोदास रस निष्पत्ति। विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से संयोग द्वारा सहृदय के हृदय में स्थित स्थायी भाव रस रूप में परिणत हो जाता है। सरल शब्दों में यदि कहा जाए तो मनुष्य के मन में बसी भावनाएं अपने अनुकूल विभाव, अनुभाव और संचारी भाव की सामग्री प्राप्त होने पर रस की सृष्टि करेंगी। विभाव, अनुभाव और संचार भाव का संबंध नाट्य शास्त्र में उपस्थित पात्रों की दशाओं और चेष्टाओं से है। इनके संपर्क में आए मनोभाव हमें अनुभव विशेष के अनुभूति तक ले जाएंगे। सहृदय की सहानुभूति को प्रथम उद्देश्य के रूप में ग्रहण करते हुए नाटक के रस के अस्तित्व को विशेष महत्व दिया गया है। रस को भारतीय नाट्य चिंतन की निजता का प्रस्थान बिंदु कहा जा सकता है। भरत मुनि और अरस्तु दोनों ने नाटक के संबंध में मंचीय क्रियाकलाप की आवश्यकता की भली भांति रेखांकित किया। भरत मुनि ने पाठ, गान और रस के समकक्ष अभिनय की भी जगह दी। अभिनय जीते जागते मनुष्यों द्वारा रंगमंच पर नाटक की चक्षुण प्रस्तुति है। कोई अतिशयोक्ति न होगी यदि नाटक संबंधी अभिनेताओं के मंचीय क्रिया व्यापार को नाटक की शाब्दिक रचना का ध्येय कहा जाए। दृश्य विधान पर विचार विमर्श से अरस्तु अभिनेताओं द्वारा किए जाने वाले त्रासदी के मंचीय दृश्यांकन को सूचित करते हैं। अरस्तु ने त्रासदी के अभिनय को अभिनेताओं द्वारा किए जाने वाला अनुकरण कहा। नाटक की मंच पर रखी गई अभिनय प्रस्तुति निस्संदेह उसका एक सनातन तत्व है। प्राचीन नाट्य शास्त्रीय चिंतन से लेकर आधुनिक नाट्य दृष्टि तक नाटक और अभिनय के अटूट संबंध की दुहाई देते प्रतीत होते हैं। आज इतना ही। कल हम नाटक की आधुनिक अवधारणा के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।